के बारे में चर्चा करेंगे विधिवत रूप से। तो दक्षिण भारत के इतिहास में कार्बन डेटिंग के आधार पर 8000 BC में मनुष्य के प्रमाण मिलते हैं। मनुष्य के जो प्रमाण हैं वो 8000 BC में। तो अभी 2020 है, 2000 में और 8000 साल जोड़ दें तो लगभग 10,000 साल पहले दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है उसमें मानव के प्रमाण हमको मिलते हैं कार्बन डेटिंग के आधार पर। और मानव जो चीज़ें उपयोग करता था, जिन औजारों का उपयोग करता था, जिन घरों का उपयोग करता था, जिन बर्तनों का उपयोग करता था, वो जो प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर हम लोगों को वहाँ ये पता चलता है कि दक्षिण भारत का जो इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, उसमें लगभग 8000 BC में हम लोगों के मानव को प्रमाण प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि वहाँ पर एक महापाषाण संस्कृति की जानकारी हमें मिलती है। किसकी? महापाषाण संस्कृति की। और वो महापाषाण संस्कृति का संबंध बस्तियों से नहीं है, कब्रिस्तानों से है। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके शव का क्या होता था, उस शव को जो दफनाया जाता था, उस दफनाने की वहाँ 3 अलग अलग तरीके मिले हैं। 3 अलग अलग तरीक़ों से वहाँ लोगों को दफनाया जाता था। तो उनकी जो कब्रिस्तानों की जो खुदाइयों में जो चीज़ें मिली हैं उसके आधार पर वहाँ पर सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। क्या 3 तरीके से वहाँ कब्रिस्तान में होता था? एक तो थी कब्रें ऐसी कि किसी व्यक्ति को का मांस छोड़ दिया बाहर और केवल हड्डियाँ दफनाई जाती थी, उसका मांस नहीं जाता था। दूसरा होता था कि पूरी बॉडी, और तीसरा पूरी बॉडी और उसके साथ में आपका जो पत्थर का कोफिन बना करके क्या बोलते ताबूत दफनाया जाता था। उसके प्रमाण मिले खुदाई में, ये सब मिला है खुदाई में। और ये बात है लगभग 1000 BC की। 8000 BC में मनुष्य के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन 1000 ईसा पूर्व में आकर के हमको ये सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं। एक था स्तंभाकार, जो है स्तंभ के रूप में सीधे सीधे उसको कब्र में दफनाना। तो ये 3 प्रकार की कब्रें हमें मिलनी है दक्षिण भारत से, और बहुत सारे स्थानों से ये कब्रें खुदाई में प्राप्त हुई हैं। इन कब्रों के आधार पर ही उनके रिचुअल्स, उनके कर्मकांड, उनके रीति रिवाज, इन सब की जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है। और 1000 ईसा पूर्व में हमें दक्षिण भारत में लोहे के प्रयोग की जानकारी मिलती है, लोहे के प्रयोग के एविडेंस मिलते हैं। तो आप पाएंगे कि अगर उत्तर भारत के इतिहास की भी हम चर्चा करें तो जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल का समय भी 1000 BC से लेकर के 600 BC के बीच में है। तो जिस समय उत्तर भारत में लोहे के प्रयोग के अवशेष मिलते हैं, जानकारी मिलती है, लगभग उसी समय हमें दक्षिण भारत में भी लोहे की जानकारी प्राप्त होती है। लोहे के बारे में भी हम लोगों को जानकारी मिलती है। मैं ये बताइए, लाइट नहीं है इस रूम में, पता नहीं क्या हुआ अचानक से। मैंने फ़ोन की टॉर्च जलाई हुई है, मेरे को अपना चेहरा दिख रहा है। आप सब लोगों को क्लियर दिख रहा हो तो आप प्लीज़ बता दीजिए। ऐसा ना हो कि आप मुझे ठीक से देख नहीं पा रहे हो और अंधेरे में चल रहा हो पूरा सेशन। वैसे दिखना चाहिए। क्लियर? और जो महापाषाण संस्कृति जिसको बोलते हैं, एक्चुअली यहाँ पर जो सारी की सारी कब्रें हैं, वो सारी कब्रें बड़े बड़े पत्थरों के अंदर मिली हैं, ढकी हुई। ऊपर से बड़े बड़े पाषाण, ऐसे पाषाण, ऐसे पाषाण, और उन पाषाणों के नीचे ये कब्रें मिली हैं, इसलिए सुरक्षित मिली हैं। इसलिए यहाँ से इतने सारे एविडेंस हमको मिल गए, क्योंकि ये जो पाषाण, जैसे पाषाण लगाया यूँ पत्थर लगाते 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 गए, एक बड़ा सा बना दिया, और उसके नीचे वो कब्रें थीं, इसलिए वो सुरक्षित अवस्था में मिली हैं। और इस संस्कृति की एक और ख़ासियत ये थी कि इस संस्कृति में काले और लाल रंग के बर्तन मिले हैं। काले और लाल, ब्लैक एंड रेड मृदभांड मिले हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर्स मिले हैं। तो जो काले और लाल मृदभांड हैं, वो मृदभांड भी हमें इस समय की जो ऐतिहासिक जानकारी है और कार्बन डेटिंग को बताने में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को ये प्रकट करती हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बताती हैं कि कार्बन डेटिंग के आधार पर जो बर्तन मिले हैं, जो मृदभांड मिले हैं और जो कब्रें मिली हैं, वो कब्रें हम लोगों को इतनी सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराती हैं। अब देखिए, अब आते हैं इस समय का जो इतिहास है आगे का। तो इस समय के प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास की एक खास बात है संगम काल, उसको बोलते हैं संगम काल।
और संगम काल का बेसिकली मतलब है कि वहाँ पर हमें 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक 600 साल का एक ऐसा इतिहास मिलता है, 300 बीसी से लेकर 300 एडी तक, जहाँ पर तमिल क्षेत्र में दक्षिण भारत में बहुत सारी साहित्य की रचना हुई है, खास करके कविताओं की रचना हुई है। और जो कविताएं लिखी गई हैं, इन्हीं कविताओं को कहा जाता, कविताओं का जब एक कार्यक्रम होता था बड़ा, उसको कहा जाता था संगम। तो दक्षिण भारत से हमें ऐसे 3 बड़े संगम की जानकारी मिलती है, यानी जो तमिल कवि हैं इसके 3 संगम का उल्लेख हमको इतिहास में मिलता है। 3 बार ऐसे बड़े बड़े संगम का आयोजन किया गया, जिसमें कई सारे ग्रंथ लिखे गए, जिनमें संगम साहित्य की रचना हुई है। तो जो ये संगम काल है, बेसिकली संगम जो है वो एक ऐसा समय है 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक, 300 बीसी से 300 एडी तक, जिसमें दक्षिण भारत में तमिल साहित्य की रचना की गई है। और वो साहित्य आज भी है। प्रथम जो पहला जो संगम था उसका साहित्य तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो दूसरा संगम था और तीसरा संगम था, वो सारे संगम के साहित्य आज भी उपलब्ध हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैंने चर्चा की कि जब पार्लियामेंट में कोई डिबेट होता है तो कई बार जो है कवियों का उद्धरण देते हैं कि संत रैदास ने कहा है, एक दुआ सुना देता है कोई सांसद। उसी तरीके से कई बार आपने देखा है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या बाकी साउथ इंडिया के बहुत सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो तमिल कवियों की ही चीज़ें कोट करते हैं। तो वो जो तमिल रचनाएँ हुई हैं वो बहुत महान रचनाएँ हैं, बहुत महान साहित्य है वो। और आप देखेंगे उनकी भाषा और उनकी लिपि एकदम अलग है, उसका उत्तर भारत से कोई संबंध नहीं है। वहाँ की जो लिपि है वो क्या है, द्रविड़ीय लिपि है, और उनकी भाषा क्या है, तमिल। तो तमिल भाषा में वो प्राचीनतम ग्रंथ हमको मिलते हैं। और उसके बारे में एक और जो चीज़ है वो ये है कि 3 राजवंशों की जानकारी मिलती है। प्राचीन संगम जब हुआ है वहाँ, तो उस समय दक्षिण भारत में 3 राजवंश राज्य कर रहे थे। एक राजवंश था चेर, जो हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। एक राजवंश था चेर CHER, उसकी जानकारी मिलती है। और एक राजवंश था चेर के बाद आपका चोल, उसकी हमें जानकारी मिलती है। और एक राजवंश था पांड्य। इन तीनों राजवंशों की हमें जानकारियाँ मिलती हैं। सम्राट अशोक के शासन काल में हमें अशोक के अभिलेखों में ये मिलता है कि दक्षिण भारत में चेर, सतीपुत्र और पांड्य राज्य थे। तो इसका मतलब है ये इतिहास सिद्ध हो जाता है। जो सम्राट अशोक का काल है, सम्राट अशोक का काल है 250 ईसा पूर्व। तो सम्राट अशोक के जो अभिलेख लिखे गए हैं उसके अभिलेखों में सतीपुत्र, केरलपुत्र, पांड्य और चेरों का उल्लेख है। तो ये दर्शाता है कि जब उत्तर भारत में मगध पर महान मौर्य सम्राट अशोक का जब शासन था, तो उस समय भारत में ये छोटी छोटी शक्तियाँ शासन कर रही थी। और इन्हीं राजाओं के संरक्षण में इन कवियों ने इन साहित्य की रचना की थी, जिसको हम लोग संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। और ये थोड़ा सा मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आ जाए। ये बहुत बार IAS में पूछा गया है, ये बहुत बार UGC में पूछा गया है, बहुत सारा इस पर रिसर्च हुआ है। इतिहास की अगर हमें जानकारी करनी है तो इतिहास की सही जानकारी के लिए हमें दक्षिण भारत का इतिहास भी जानना चाहिए। वो बहुत बार आता है और कई बार इसमें कठिन शब्दों का प्रयोग होने के कारण लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, इसकी उपेक्षा कर देते हैं, और इस कारण से प्रतियोगी परीक्षाओं में या दूसरे एग्जाम्स में उसको कम नंबर आते हैं। तो हम लोगों को भले ही सिंपल सा हो, लेकिन इतिहास हम लोगों को आना चाहिए। हिस्ट्री हम लोगों को साउथ इंडिया की पता होनी चाहिए। तो अब यदि कोई आपसे पूछता है, चर्चा करता है, तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि दक्षिण भारत में इतिहास की शुरुआत 8000 ईसा पूर्व के आसपास मानव के अवशेष से होती है। उसके बाद 1000 ईसा पूर्व में हमें सबसे पहली बार वहाँ पर महापाषाण संस्कृति मिलती है, जिसमें महापाषाण, बड़े बड़े पाषाणों के नीचे कब्रें मिली हैं। और उन कब्रों को दफनाने का तरीका, उसमें रखे गए बर्तनों आदि के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से कार्बन डेटिंग के माध्यम से यह तय किया गया है कि कब्रें इस समय की हैं, जिसको इतिहास में 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है, जो उत्तर वैदिक काल था। और लोहे के प्रयोग के साधन और बहुत सारी चीज़ें हमें जाकर के वहाँ पर प्राप्त हुई हैं, जो उनके इतिहास के बारे में बताती हैं, खेती के बारे में, पशुपालन के बारे में इत्यादि जानकारियाँ हम लोगों को उन अवशेषों से मिलती हैं।
और उसके बाद जो हमें वहाँ इतिहास की परंपरा मिलती है वो मिलती है संगम साहित्य की रचनाओं से। अब संगम साहित्य के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ फैक्ट हैं, मुझे भी याद नहीं रहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग थोड़ा बहुत उनको समझ पाएँ। तो संगम काल 300 BC से लेकर के 300 AD तक का समय है, जिसमें 600 सालों में अलग अलग सैकड़ों कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से संगम साहित्य का सृजन किया है। इस समय हमें 3 राजाओं के 3 राजवंशों की जानकारी मिलती है। एक राजवंश चेर राजवंश, एक पांड्य राजवंश और एक चोल राजवंश। 3 संगम की हमें जानकारी मिलती है। 3 संगम कौन से थे? पहला संगम हुआ था मदुरई में। मदुरई जो है तमिलनाडु का एक शहर है, मदुरई में हुआ था और अगस्त्य करके एक ऋषि थे, उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी। और इस पहले संगम में 549 ग्रंथों की रचना हुई थी। दुर्भाग्य से पहली संगम का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, उसके केवल नाम पता है, लेकिन पहली संगम का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। दूसरी जो संगम है वो कपाटपुरम में हुई थी। ये कपाटपुरम में एक स्थान है, वहाँ पर दूसरी संगम हुई थी। और अगत्यम करके कोई विद्वान थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी द्वितीय संगम की। और द्वितीय संगम में 49 ग्रंथों की रचना हुई थी। और इन 49 ग्रंथों में से कुछ ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। जैसे दक्षिण भारत का व्याकरण का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है तोलकापियम। तोलकापियम है एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ, वो हमें प्राप्त होता है और उसी तोलकापियम से हमें व्याकरण संबंधी बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। क्लियर? उसके बाद जो तीसरी संगम है, वो तीसरी संगम फिर मदुरई में हुई थी और मदुरई में नक्कीरर एक विद्वान थे, उनकी अध्यक्षता में हुई थी। और उसमें 49 ग्रंथ लिखे गए, 49। जैसे उसमें कुछ प्रसिद्ध है पुत्तु पातु, इत्तु तो गई, पदेन कील कंकु। इत्तु तो गई, पुत्तु पातु, पदेन कील कंकु। ये नाम मैंने बताए, ये तमिल नाम है एक्चुअली। हम मैं भी देख के ही पढ़ता हूँ, आपको भी शायद याद करने में थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन जब हम IAS की तैयारी कर रहे थे तो हमें सब याद था ये। तो जो तीसरा संगम था, वो तीसरे संगम की सारी के सारा साहित्य उपलब्ध है। जो तीसरा संगम था उसका सारा का सारा साहित्य आज भी उपलब्ध है। और उनके जो महान कवि थे, वो महान कवियों के माध्यम से हम लोग तमिल साहित्य को, तमिल संस्कृति को, तमिल इतिहास को बहुत बेहतर तरीके से जान पाते हैं। उन्हीं सारे जो तमिल ग्रंथ हैं, इनमें ही लिखा हुआ है कि तमिल क्षेत्र के लोगों के खान पान क्या थे, खेती कैसे करते थे, भूमि का तरीका क्या था। ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर हमें प्राप्त होती है इन साहित्य के माध्यम से। तो जैसा मैंने कहा कि 3 संगम की हमें जानकारी मिलती है। पहला संगम मदुरई में, दूसरा कपाटपुरम में और तीसरा फिर से मदुरई में। ये तीनों संगम पांड्य राजाओं के, जैसे हमने 3 वंश गिनाए, पांड्य, चेर और चोल। तो जो पांड्य राजा थे, इन पांड्य राजाओं के संरक्षण में तीनों संगम आयोजित किए गए थे। अब देखिए, इतिहास पढ़ने से बड़ी अच्छी चीज़ें समझ में आती हैं। हम थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं तो हम देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ संगम हो रहा है और उन संगम में तमिल साहित्य की रचना हो रही है, उसी प्रकार से उत्तर भारत में हम लोगों को बौद्ध संगीति की जानकारी मिलती है, बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की जानकारी मिलती है। पहली बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस किसने की थी? पहली हुई थी उस समय अजातशत्रु के समय, उसके बाद दूसरी कालाशोक के समय पर। आप याद करिए, मगध का जो सम्राट था, पहली बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक के समय और चौथी कुषाण राजा कनिष्क ने कश्मीर में करवाई थी। शायद आपको याद आ गया होगा। तो पहले भी जो है ये दिखाता है कि जिस समय उत्तर भारत में भी संगीतियाँ हो रही हैं, धर्म को लेके, दर्शन को लेकर के, साहित्य को लेकर के, उसी प्रकार से हमें दक्षिण भारत के इतिहास में भी 3 संगमों की जानकारी मिलती है, जिसमें तमाम तमिल साहित्य की रचना हुई है। और आज जो हम तमिल साहित्य देखते हैं, यह मूलतः उसी समय का तमिल साहित्य है। उसी के बाद उसमें अलग अलग कवि अलग अलग समयों पर आते रहे हैं। क्लियर? अब हम आते हैं कि जो 3 राजवंश थे, इस समय के जो 3 राजवंश थे, चेर राजवंश, चोल राजवंश, पांड्य राजवंश। तो चेर राजवंश सबसे प्राचीन राजवंश था इनका, चेर। और चेर का जो क्षेत्र था वो केरल और तमिलनाडु का क्षेत्र था। इनकी राजधानी वंजी नामक एक स्थान पर थी, और दूसरी राजधानी इनकी कोरकई थी।
प्रथम जो शासक की जानकारी मिलती है चेर राजाओं की, उसका नाम था उदयनजेरल। थोड़ा साउथ इंडियन नेम है। जो पहला चेर शासक था उसका नाम था उदयनजेरल, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था धनुष। जैसे आपने देखा होगा गुप्त राजाओं का प्रतीक चिन्ह था गरुड़, तो इसी तरीके से जो चेर वंश के राजा थे इन लोगों का प्रतीक चिन्ह था धनुष। और इसी के समय में शेनगुट्टवन नामक एक व्यक्ति ने पत्नी पूजा की प्रथा आरंभ करवाई थी। उसकी स्टोरी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या थी वो पत्नी पूजा की प्रथा। और गन्ने की खेती आदि की जानकारी हम लोगों को पहली बार चेर वंश के राज में ही मिलती है। उसके बाद जो अगला राजवंश था वो चोल, और चोल दो बार आएंगे इतिहास में। एक तो चोल संगम काल में आएंगे, जो हम संगम वंश का इतिहास पढ़ रहे हैं, एक चोल उसके फिर बाद में आएंगे, और बाद में बड़े खतरनाक वाले चोल आएंगे। अभी देखना आप, जो अभी जो चोल पढ़ रहे हैं इनका समय तो कम है, लेकिन बाद में इसके 500-700 साल बाद फिर से चोल शक्ति का उद्भव होगा, और वो जो चोल होंगे वो बड़े पराक्रमी होंगे। और भारत में चोल एकमात्र ऐसी शक्ति हैं जिन्होंने भारत से बाहर हमले किए और विजय जीते। चोलों ने श्रीलंका पर हमला करके श्रीलंका को जीत लिया था। चोल राजाओं ने इंडोनेशिया पर हमला करके इंडोनेशिया को जीत लिया था। चोल राजाओं ने जो ये दक्षिण पूर्वी एशिया है, वियतनाम, कंबोडिया, ये सब इन्होंने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। तो चोल जो है भारत के बाहर विजय प्राप्त करने वाली एकमात्र शक्ति है। तो कभी आपके सामने यदि यह सवाल आता है कि भारत में उस राजवंश का नाम बताइए, या भारत में ऐसा कौन सा वंश था जिसके राजाओं ने भारत से बाहर जाके दूसरे देशों को जीता था, तो उसका आंसर है चोल राजवंश। केवल चोल एक ऐसा राजवंश था जिसके राजाओं ने समय समय पर भारत से बाहर जाकर के बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था। और चोलों की नौसेना जो थी, नेवी, बहुत स्ट्रांग थी, और उसी नेवी के दम पर वो इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारी चीज़ों पर आज भी आप देखते होंगे कि इंडोनेशिया में हिंदू संस्कृति है। वहाँ पर इंडोनेशिया में बहुत सारे मंदिर हैं। वियतनाम में आपने देखा होगा, वियतनाम में बहुत सारे मंदिर हैं। अंकोर वाट का मंदिर देखा होगा आपने। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में गणेश जी की पूजा और तमाम तरह की जो हिंदू संस्कृति के जो अभिलक्षण हैं, ये बेसिकली चोल राजाओं ने वहाँ पे से उस संस्कृति का, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। बहरहाल तो हम ये बात कर रहे हैं संगम काल की। तो संगम काल में पेन्नार और वेल्लार करके नदियां हैं दक्षिण भारत में, पेन्नार और वेल्लार। और पेन्नार और वेल्लार नदियों के मध्य का जो क्षेत्र था उस पर चोल राजाओं का आधिपत्य था। उसके बाद अगर हम ये देखें, इनकी राजधानी थी उरैयूर। उरैयूर एक पहली राजधानी थी, और दूसरी राजधानी का नाम था कावेरीपट्टनम। कावेरीपट्टनम एक बंदरगाह था। और दक्षिण भारत में या उड़ीसा में कहीं आपको यदि पत्तनम शब्द मिल जाए, पत्तनम या पट्टनम, जैसे कावेरीपट्टनम, विशाखापट्टनम, तो पट्टनम का मतलब ही होता है पत्तन, मतलब बंदरगाह। वहाँ पर निश्चित रूप से बंदरगाह होगा और वहाँ से जहाज आते जाते होंगे। तो भारत में अगर आज भी किसी शहर का नाम आपको मिलता है जैसे कावेरीपट्टनम, विशाखापट्टनम, कोई भी पट्टनम है, तो उसका सीधा मतलब है कि वो क्या है, एक बंदरगाह है। अभी बंदरगाह है, हो सकता है अतीत में पहले भी वो बंदरगाह रहा हो। क्लियर। इनकी राजधानी कावेरीपट्टनम थी। और उसके बाद इनका जो प्रतीक चिन्ह था, चोल राजाओं का प्रतीक चिन्ह था बाघ। बाघ जानते हैं आप लोग, बाघ मतलब टाइगर। 3 जानवर होते हैं, कई बार लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि 3 जानवर क्या है। पहला एक जानवर होता है उसको बोलते हैं शेर, इसको हम लोग कहते हैं लायन। दूसरा जो जानवर होता है उसको हम कहते हैं चीता। चीता एक अलग प्रजाति है, उस पर धब्बे पड़े होते हैं। और तीसरा एक जानवर होता है उसको हम, चीता की इंग्लिश भी चीता है, और जो तीसरा जानवर होता है उसको हम कहते हैं बाघ या टाइगर। तो भारत का जो राष्ट्रीय जो पशु है, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। हिंदी में बाघ और अंग्रेजी में टाइगर। अपने लोग कई बार ऐसे कंफ्यूज रहे हैं कि शेर है हमारा राष्ट्रीय पशु, कई बार लोगों को लगता है कि चीता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है टाइगर यानी बाघ। बाघ, तो आप लोग याद रखना, बाघ का मतलब टाइगर होता है, शेर को या चीते को टाइगर नहीं बोलते। क्लियर। उसके बाद चोल राजा, इस समय भी देखिए, इस समय भी चोल बड़े आक्रामक लोग थे। जब संगम काल में एक चोल राजा था एलोरा, उसकी जानकारी मिलती है। उस एलोरा नाम के राजा ने भी उस जमाने में लंका पे हमला कर दिया था। मतलब उससे
संगम काल में चोल जो है 300-400 साल बाद चोल एक बहुत बड़ी शक्ति बनेंगे भारत में, दक्षिण भारत में। लेकिन इस समय भी जो संगम काल की जो छोटी छोटी शक्तियां हैं उसमें भी चोल राजाओं ने तब भी श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया था। और एक राजा की जानकारी मिलती है, एलोरा नाम के राजा ने हमला कर दिया था श्रीलंका के ऊपर। और संगम काल में जो चोल राजा थे उसमें करिकाल नाम का एक राजा था जो सबसे ताकतवर और शक्तिशाली राजा था संगम काल में। उसकी जानकारी हम लोगों को संगम साहित्य से और तमाम ऐतिहासिक दस्तावेजों से प्राप्त होती है। उसके बाद हम आते हैं अगले पांड्य वंश के ऊपर। तो दक्षिण भारत में सबसे दक्षिण में, सबसे लास्ट में, जैसे आपने देखा कन्याकुमारी साउथ पॉइंट है, मदुरई, कन्याकुमारी, ये जो सारा एरिया है ये दक्षिण भारत का सबसे दक्षिण का हिस्सा है। इन सारे क्षेत्रों में जो राजवंश राज्य करता था उसका नाम था पांड्य वंश। ये सब संगम काल के वंश हैं। और पांड्य वंशों की राजधानी थी मदुरई उनकी राजधानी थी। और इनका जो राजकीय चिन्ह था वो था मछली, फिश। तो इनका राजकीय चिन्ह था पांड्य राजाओं का मछली। और इसके अलावा इनका एक पहला शासक था। देखिए दक्षिण भारत का इतिहास थोड़ा सा कठिन होता है, हमें यहाँ पर एक जानकारी मिलती है। इनके पहले शासक का नाम था पलशाल मुड़कुडुमी। अब जो नाम मैं बोल रहा हूँ ये मुझे बोलने में थोड़ा कठिन लग रहा है, पलशाल मुड़कुडुमी, तो आपको भी थोड़ा सा याद करने में दिक्कत तो होगी ही, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम है कि हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर करें। बेसिक आइडिया हमको हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि क्या क्या हुआ है। उसके बाद इस वंश का एक बहुत प्रसिद्ध राजा था नेडुनजेलियन एक बहुत प्रसिद्ध राजा था। और ये सारे के सारे संगम साहित्य के समय की हम लोग बात कर रहे हैं। ये 3 राजवंशों की, और ये मैंने प्रमुख राजा आपको बता दिए। अगर हम बहुत गहराई में जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत रहेगी उसको याद रखने में। तो हम लोग केवल बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि दक्षिण भारत में हिस्ट्री किस तरीके से आगे बढ़ी है। संगम काल राजतंत्र था, यानी राजा होते थे, और जहाँ राजा होगा वहाँ राजा की चलेगी, न्याय का अधिकारी राजा होगा, सारे काम किसके हाथ में होंगे, राजा के। तो संगम काल में हम लोगों को राजतंत्र की जानकारी मिलती है राजनीति के स्तर पे। अगर हम आर्थिक स्तर पर देखें तो कृषि और पशुपालन की हमें जानकारी प्राप्त होती है जो अर्थव्यवस्था के आधार थे। इसके अलावा हमें व्यापार वाणिज्य, खास करके रेशम व्यापार, और एक चीज़ की और व्यापार हो सकता है, मैं उसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके बताइए कि एक कौन सी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसका संगम काल में व्यापार होता होगा। थोड़ा सोचिए, उसके बाद हम इसका उत्तर देंगे। उसके अलावा हमें यहाँ पर कई तरह की भूमि का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है, जैसे उपजाऊ भूमि, जंगली भूमि, पानी वाली भूमि, पहाड़ पर्वत वाली भूमि। इस तरीके से हमें यहाँ पर कई प्रकार की भूमियों का उल्लेख मिलता है संगम साहित्य में, और उसके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग मिलता है। तो इसका मतलब है कि भूमि के प्रयोग ये दर्शाते हैं कि उस समय संगम काल के लोगों के पास भूमि मापने का और भूमि की क्वालिटी जानने का तरीका था, और उसी के अनुसार वो अपना उत्पादन और कृषि कार्य करते होंगे। जैसे नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि में खेती करते होंगे, लेकिन जो पहाड़ों की भूमि होगी उस पहाड़ों की भूमि से वो अपने जड़ी बूटियाँ, लकड़ी इत्यादि लेके आते होंगे, नाव इत्यादि बनाते होंगे उस लकड़ी से। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो 5 तरह की जमीन का जो कैटेगराइजेशन है वो ये दर्शाता है कि इन लोगों के पास पर्याप्त ज्ञान था भूमि को जानने का। इसके अलावा हमें इस काल में पशु बलि की जानकारी मिलती है कि पशु बलि होती थी, लेकिन दास प्रथा की जानकारी नहीं होती है। रामचंद्र वर्मा जी ने, जो मैंने कहा था कि एक ऐसी चीज़ थी जिसका व्यापार, ये भगवंत सिंह लोधी ठाकुर ने बताया है सही जवाब। आपको पता है कि केरला और दक्षिण भारत मसालों के लिए प्रसिद्ध है, तो उस काल में भी यहाँ से हमें मसालों की जानकारी मिलती है, मसालों के व्यापार की। और इस काल में आकर के हमें रोम के साथ व्यापार के अवशेष मिलते हैं। रोम के साथ जो ट्रेड होता था उसकी जानकारी हमें मिलती है। और दक्षिण भारत में पहली बार क्रिश्चियन धर्म आया था, इसकी जानकारी भी हमें 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में मिलेगी। तो साउथ इंडिया खास करके केरला प्रसिद्ध है किसके लिए, मसालों के लिए। तो वहाँ पर किसका व्यापार होता था, मसालों का व्यापार। मसालों के व्यापार की हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, और तमाम मसालों का उल्लेख हमें तत्कालीन साहित्य में मिलता है। और उसके बाद जो साहित्य लिखे गए हैं वो सारे साहित्य भी हमें देते हैं। तो कभी भी अगर आपके जहन में आता है, जैसे यूरोपियन लोग जो भारत में आए थे, खास करके पुर्तगाली
डच और फ्रांसीसी और अंग्रेज, इनका पहला मकसद भारत में मसाला व्यापार करना था। ये भारत में मसालों के व्यापार के लिए आए थे और बाद में जब इन्होंने देखा कि मसालों के अलावा यहाँ और भी मसाला है, कि यहाँ के राजा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, यहाँ पर एकता नहीं है, तो इसका फ़ायदा उठा करके क्यों ना इस पर अपना कब्जा कर लिया जाए। तो ये चीज़ें बाद में चल करके भारत में हुई। तो एक खासियत ये थी कि जो स्पाइसेस हैं, जो मसाले हैं, मसाले का ट्रेड वहाँ पर उस समय प्राचीन काल में, संगम काल में भी। संगम काल का जो राजा था उसका सहयोग करने के लिए 5 लोगों की एक परिषद होती थी और उसी परिषद के माध्यम से वो सारे निर्णय कहते थे। उसके अलावा हम लोगों को संगम काल में स्त्री कवयित्रियों की जानकारी मिलती है। महिला जो कवयित्रियाँ थीं उसमें उनके नाम मिलते हैं। जैसे कुछ नाम हैं संगम साहित्य में, उबैयार, नच्चलियर जैसी कवयित्रियों के नाम मिलते हैं। तो ये दर्शाता है कि इस काल में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार था, साहित्य में कविताएं लिखने का अधिकार था। तो इसका मतलब है कि संगम कालीन जो इतिहास है उसमें स्त्रियों की दशा अच्छी रही होगी। अगर कवयित्री स्त्रियां मिलती हैं, स्त्रियां अगर साहित्य लिख रही हैं, पुस्तकें लिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये संकेत करता है कि उस समय शिक्षा की व्यवस्था स्त्रियों के लिए रही होगी। उसके बाद जैसे मैंने कहा, काली मिर्च, मसाले, रेशम इत्यादि का व्यापार वहाँ पर होता था। और मैंने एक जो आपको फैक्ट बताया कि पांड्य जो राजा थे, पांड्य राजाओं के संरक्षण में ये तीनों संगमें आयोजित की गई थी। तो थोड़ा सा फैक्ट ज़्यादा है और हम लोगों के लिए इतिहास में जो पुरानी संगमकालीन इतिहास है उसके लिए इतना पर्याप्त है। आगे जो दक्षिण भारत का इतिहास है वो संघर्ष का इतिहास है। उसमें बहुत बड़ा संघर्ष हमको देखने को मिलेगा और वो संघर्ष होगा चोलों के बीच में, पल्लवों के बीच में और चालुक्यों के बीच में। 3 शक्तियाँ उभरेंगी। चेर तो यहीं तक हैं, चेर यहीं तक हैं। पांड्य थोड़े थोड़े बहुत समय तक रहेंगे, लेकिन पांड्य कभी बहुत शक्तिशाली भारत में नहीं हो पाएंगे। पांड्य राजा भारत में बहुत लंबे समय तक रहेंगे, मतलब अगले 1000 साल तक। अगर कभी आपसे कोई ये पूछता है कि भारत में सबसे लंबे समय तक किस वंश की सत्ता लगातार बनी रही, तो उसका आंसर है पांड्य। पांड्य राजा हमको अभी दिखाई दे रहे हैं 300 ईसा पूर्व में। और आप देखेंगे जब भारत में जब मोहम्मद बिन तुगलक और ये सब लोग जब आ जाएंगे तब भी पांड्य लोगों का शासन मिलेगा हमें केरला में। तो पांड्य एक ऐसी शक्ति है जो सबसे लंबे समय तक भारत में शासन करेंगे, भले ही छोटी शक्ति के रूप में। तो आज हम लोग बहुत फैक्ट की बात नहीं करेंगे। चेर जो शक्ति है, चेरों की शक्ति इसके बाद यहाँ से समाप्त हो जाएगी और चेरों के स्थान पर चालुक्य नाम की एक शक्ति आ जाएगी। हरिमोहन राजपूत जी का कहना है कि क्या तृतीय संगम मथुरा में हुआ था? नहीं, तृतीय संगम मथुरा में नहीं हुआ था, तृतीय संगम हुआ था मदुरई। और कुछ लोग मदुरई मथुरा एक समझते हैं। मदुरई बेसिकली दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य का एक शहर है। क्लियर? तो जो तृतीय संगम है और पहला संगम और तृतीय संगम दोनों एक ही शहर में हुए थे और उस शहर का नाम है मदुरई। क्लियर? तो ये दक्षिण भारत की कहानी है जिसकी हमने आज शुरुआत की है। और मुझे लगता है कि मानव के उद्भव से लेकर के और उसके बाद जो वहाँ महापाषाण संस्कृति थी और संगम साहित्य में जो प्रतिबिंबित भारत है उसको समझने का हमने प्रयास किया। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि आगे चल कर के जो चेर, पांड्य और चोल थे, इनमें से पांड्य महत्वहीन हो जाएंगे, चेर वंश लगभग महत्वहीन हो जाएगा, चेर की जगह पर चालुक्य आ जाएगा और एक नई शक्ति का उद्भव होगा जिसका नाम है पल्लव। और पल्लव जो है दक्षिण भारत में स्थापत्य कला के महान निर्माता हैं। जो पल्लव राजा हैं वो दक्षिण भारत में स्थापत्य कला के महान निर्माता हैं। उनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो आज की चर्चा को हम लोग शॉर्ट में रखते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको कभी फैक्ट, क्योंकि जो कोई बहुत कड़वी दवा है या बहुत कठिन चीज़ है तो उसको कम करना चाहिए ताकि वो समझ में आ जाए। क्लियर? तो चलिए आज की चर्चा हम लोग यहीं विराम देते हैं। और थोड़ा सा समय निकाल के अगर आपको कभी इंटरेस्ट लगे तो आप पढ़ भी सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं। एंशिएंट इंडिया की कोई सी भी अच्छी किताब अगर आप पढ़ें प्राचीन भारत की, तो उसके इतिहास में आप संगम नाम का जो चैप्टर है अगर उसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है साहब? तो चलिए साहब, देखिए सेशन जब समाप्त होने वाला था तब लाइट आ गई। इसका मतलब है कि आज हम लोगों ने अंधकार के अंदर सेशन किया है।
चलिए, तो समय हुआ है लगभग 8 बजने वाले हैं और 1 घंटे का हमारा सेशन हो गया। अब मुझे अच्छा ये लगता है कि लगातार 150 से ज़्यादा लोग एक सेशन को देखते हैं, इसको सुनते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि आईएएस की जो कक्षा होती है, जिसमें आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे जिस क्लास को अटेंड करते हैं, उसमें 50-60 बालक बच्चे पढ़ते होते हैं, बस 70-80। तो ये बड़ा पॉजिटिव साइन है हमारे लोगों के लिए कि कम से कम 150 से ज़्यादा लोग ऐसे विषय जो शायद बहुत लोगों ने पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत लोगों ने कभी नहीं पढ़े हैं, फिर भी लोग इंटरेस्ट जगा करके उन सब चीज़ों के बारे में आते हैं, उसको सुनते हैं और कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन नीचे तक पहुंचती है। कल सुबह हम लोग चर्चा करने वाले हैं आईएएस, पीसीएस, पीसीएसजे, पीएससी की तैयारी कैसे की जाती है, उनके लिए क्या क्या चीज़ें होती है, एसडीएम बनना, कलेक्टर बनना, डीएम बनना, कमिश्नर बनना, जज बनना। कल हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं सुबह मॉर्निंग में 7:30 पर। तो आप सभी लोग तैयार रहिए। सुबह 7:30 बजे हम लोग कैसे जज बनेंगे, कैसे कलेक्टर बनेंगे, कैसे एसडीएम बनेंगे, कैसे डीएम बनेंगे, कैसे कमिश्नर बनेंगे, इस सब की चर्चा हम लोग कल करेंगे डिटेल में। तो कल की चर्चा के लिए मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग चाहें तो कल की चर्चा में बच्चों को ज़रूर शामिल करें और चाहे छोटे बच्चे हों उनको ज़रूर दिखाएं। उससे क्या होगा कि हो सकता है किसी बच्चे को प्रेरणा मिले, किसी बच्चे को ये लगे कि मुझे भी जानना है क्या है, मुझे भी पढ़ना है क्या है। सो ये बहुत अच्छा रहेगा कि यदि बच्चों को हम दिखाएंगे। और देखिए, कोई भी समाज प्रेरणा से आगे बढ़ता है, कोई भी सोसाइटी जहाँ से इंस्पिरेशन अगर मिल जाती है समाज को, तो लोग बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जौनपुर के एक गांव का उल्लेख मैंने पहले किया था। जौनपुर ज़िले में एक गांव है माधवपट्टी। उस माधवपट्टी गांव में लगभग 50 लोग आईएएस और पीसीएस अफसर हैं। उस गांव में पहले जो कोई व्यक्ति बना होगा, उससे देख करके बाकी गांव के दूसरे लोगों को प्रेरणा मिली होगी, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया होगा। फिर जब इस गांव में 2-4 लोग बन गए होंगे, तो पूरे गांव की संस्कृति ऐसी हो गई कि हम सबको अपने बच्चों को पढ़ा के अफसर बनाना है। आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में जौनपुर के माधवपट्टी में सबसे ज़्यादा आईएएस है, सबसे ज़्यादा पीसीएस के माध्यम से लोगों की मनोदशा चेंज होती चली गई। चर्चा करेंगे आपके इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर, सिविल सर्विसेज, आईएएस, पीसीएस, मेडिकल, पीसीएसजे, इन सब के बारे में। और कल डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी लोग सुबह बच्चों के साथ मिलिएगा और हम लोग धीरे धीरे करेंगे, कोई बात नहीं, इंटरनेट तो चलता रहता है। हाँ, मैं कल जो है सारी चीज़ें बताऊंगा, पढ़ा कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें। और बहुत सारे लोगों ने सिविल सर्विसेज पर हमने ग्रामीण क्षेत्रों में चर्चा की थी। ये क्या है, मेरा आपने रिप्लाई नहीं किया, कवियत्री अलका सिंह अद्भुत। मैं अभी ये मैं सेशन के दौरान किसी का रिप्लाई नहीं कर सकता। आप जानते हो ना, मैं कॉन्सेंट्रेट होके एक्सप्लेन करता हूँ, तो मैं फ़ोन को टच नहीं करता, उस समय मैं कोई रिप्लाई नहीं कर सकता। सेशन होने के बाद मैं देखूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों के जो कमेंट हैं उस पर मैं अपनी चर्चा करूँगा। चलिए, तो सेशन को सा विराम दिया जाए और मुझे लगता है भोजन का समय है। सभी लोगों को भोजन करना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, रात में विश्राम करना चाहिए, फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहिए। तो चर्चा को विराम देते हैं। आप सब लोग इस चर्चा में जुड़े, उसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और विश यू ऑल द बेस्ट। शुभ रात्रि, जय हिंद।